दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी। मित्रों, वापसी कहानी उषा जी की सर्वाधिक चर्चित रचना है, जिसे प्रोफेसर नामवर सिंह ने 7वें दशक की सबसे नई कहानी माना है। इस कहानी में और जिंदगी और गुलाब के फूल के सुबोध की कहानी में पर्याप्त समानता मिलती है। अंतर केवल इतना है कि जहां सुबोध आत्मसम्मान के लिए नौकरी छोड़ने पर मानसिक द्वंद्व, पीड़ा, उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान भरा जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है, वहीं वापसी कहानी के गजाधर बाबू घर से बाहर 35 वर्ष तक नौकरी करने के बाद एक निश्चित आयु में ही सेवानिवृत्त होते हैं, किंतु उनकी संस्कारहीन संतानों को वृद्धावस्था में घर लौटा किंतु अर्थोपार्जन न करने वाला पिता बोझ लगता है। उपेक्षा, तिरस्कार और अवहेलना उनको नित्य मिलती है। घरेलू मामलों में कुछ बोलने का हक भी उनसे छीन लिया जाता है। बैठक में पड़ी उनकी चारपाई कभी ड्राइंग रूम में, कभी रजाइयों के ढेर के पास या अचार के मर्तबानों से भरी अलमारी के पास पहुंच जाती है। उनकी उपस्थिति घर के सदस्यों को कितनी बुरी लगती है, इसका एहसास उन्हें कई बार होता है। सेवानिवृत्त होकर घर लौटते समय उनके मन में पलती सारी आशाएं और संजोए हुए स्वप्न धराशायी होकर चूर-चूर हो जाते हैं। कुर्सियों की दीवार तक सरकाकर अस्थायी सदस्य के लिए जिस प्रकार चारपाई डाली जाती है, उसी प्रकार डाली गई अपनी चारपाई पर अकेले पड़े-पड़े उन्हें अपना समूचा अस्तित्व ही निरर्थक लगने लगता है। मित्रों, उषा जी स्पष्ट कर देती हैं कि देशी हो या विदेशी, नई पीढ़ी संस्कारहीन, आत्मकेंद्रित और स्वार्थी है। उपयोगितावाद और उपभोक्तावाद की लहर उन पर हावी है। गजाधर बाबू जिस सम्मान के हकदार थे, सेवानिवृत्त गजाधर बाबू नहीं रहे। जिस परिवार के लिए जीवन भर खटते रहे, उनकी आंखों में अब खटकने लगे थे। घर भर का खटराग समेटने के कारण उनकी पत्नी की उपयोगिता पूर्ववत बनी रहती थी। इसलिए गजाधर बाबू ने जब फिर से बाहर जाकर सेठ की चीनी मिल में नौकरी करने का निर्णय किया, तब वह उनके साथ नहीं जाती। अकेले अपना सामान लेकर जाते हुए देखने पर भी उनके बेटे उनसे कुछ पूछते नहीं है, उन्हें रोकने की जरूरत भी नहीं समझते। उनके जाते ही उनकी चारपाई कमरे से बाहर निकाल दी जाती है। मित्रों, इस प्रकार के पारिवारिक विघटन का अभाव अर्थाभाव न होकर निवास स्थान की कमी और पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होती नई पीढ़ी की बदलती हुई मानसिकता है। एक यथार्थ जिसे यह कहानी व्यक्त करती है, वह यह है कि अपने ही बनाए घर में एक लंबी अवधि बाहर बिताने के बाद लौटे गजाधर बाबू मिसफिट हो जाते हैं। जिस अकेलेपन से उन्हें निजात मिली थी, उसी में फिर वापसी उनकी नियति बन गई। यह असंगत स्थिति कहानी के शिल्प विन्यास और रचना प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य अंश बनकर पाठक पर अपना सामूहिक प्रभाव डालता है। कहानी विभिन्न घटना प्रसंगों का ऐसा संकलन है, जिसे किसी निश्चित शिल्प के फ्रेम में फिट करना है। मित्रों, वर्णनात्मक के स्थान पर चित्रात्मक शैली और पात्रों के क्रियाकलाप और संवाद कथा विकास के अवलंब बने हैं। परिवेश को यथार्थता प्रदान करने के लिए गजाधर बाबू के घर में घुसने के साथ ही पात्रों के मुंह पर आई सकपकाहट, घर में पसर गए सन्नाटे का प्रयोग किया गया है। इधर उधर उठाकर धरी गई चारपाई गजाधर बाबू की अवांछनीय उपस्थिति को व्यक्त करती है। मित्रों, कहानी का मूल ढांचा परंपरागत है। कुछ नया विशेष न होते हुए भी कहानी अपनी भाषाई क्षमता के कारण अत्यंत प्रभावी है। प्रोफेसर नामवर सिंह कहते हैं कि यह दूसरी कहानी है उषा प्रियंवदा की, जो नई कहानियों में अगस्त 1960 में प्रकाशित हुई और जिसे पत्रिका की ओर से वर्ष का प्रथम पुरस्कार दिया गया। आइए मित्रों, चलते हैं उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी की ओर और इसे पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नजर दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी। ये डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा, बाबूजी को पसंद है। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो।
कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा। गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अघन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा रेलवे क्वार्टर का यह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा न हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सुनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उसकी सलज्ज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहकहों की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन, आंचल या घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिट पिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्ध का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे, आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। मित्रों, मन में फांस सी करक उठना अर्थात मन को कोई बात चुभना। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं।
पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक मुंह चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे में झूठे बर्तन पड़े हैं। इस घर में धर्म धर्म कुछ नहीं। पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियां और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते, उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। मित्रों, व्याघात अर्थात चोट। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या किया करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेवारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएंगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी हैं, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, हर वक्त वहां घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करूं तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक और अचारों के मर्तमान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयां दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। उसके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी। मित्रों, अलगनी अर्थात कपड़ा टांगने के लिए बांधी गई रस्सी। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था, बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कढ़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाए कि प्रबंध कैसे हो, तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता। लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता।
गजाधर बाबू ने कहा, और कहने के साथ ही अनुभव किया यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी अर्थात सुंदर युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है, और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडोल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन अर्थात शोभा से रहित और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से अर्थात एकाकी दृष्टि से, एकटक दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौटकर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा बहू को, चौका खुला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को हैं, अब क्या खिलाऊंगी? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लुटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झनझना उठेंगे। होंठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला न जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बेटे बेटे यही सूझता है? बसंती को उठाकर मां ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का शऊर अर्थात ढंग नहीं आया, तरीका नहीं आया। अरे आता तो सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम मां को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहां जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाके पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़ी रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने चले जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो आए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने 2-1 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को रोष हुआ, लड़की के इतना मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने को जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फुहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यहीं अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा
और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते जाते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट, जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल की मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा, उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिले। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गोरियों का वार्तालाप, और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल न देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है, तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं, तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र रुपए मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही, तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में न पड़ा कीजिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह दो वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी, जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी। कितना कामचोर है, बाजार की भी चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह मालूम होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर कहते कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली, गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र मां से कहने लगा, अम्मा, तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा, तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, क्या मेरे बस की बात नहीं है? बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया। चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग्य से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई
और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनमें भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सकपका कर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काट गजाधर बाबू ने थके हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। मित्रों, कहानी यहाँ खत्म होती है। यह कहानी गजाधर बाबू को केंद्र में रखकर लिखी गई है, इसलिए कहानी में मुख्य चरित्र भी वही हैं और उन्हीं का चरित्र सबसे अधिक मुखर होकर सामने आता है। गजाधर बाबू के अतिरिक्त उनकी पत्नी है, जिसका चरित्र अन्य पात्रों की तुलना में ज्यादा उभर कर आता है। शेष सभी पात्र कहानी की आवश्यकता अनुसार आते जाते रहते हैं और उनका चरित्र बहुत अधिक उभर कर नहीं आता, किंतु उनसे जुड़े जो भी प्रसंग सामने आते हैं, उनसे उनके चरित्र की केंद्रीय विशेषताओं की पहचान हो जाती है। मित्रों, गजाधर बाबू को इस कहानी का केंद्रीय पात्र या नायक कहा जा सकता है। पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। गजाधर बाबू पर केंद्रित होने के बावजूद इसे चरित्र प्रधान कहानी कहना उचित नहीं है, क्योंकि कहानी का मकसद गजाधर बाबू के चरित्र को उभारना नहीं, बल्कि उनके माध्यम से परिवारों में वृद्ध लोगों की बदलती स्थिति को दर्शाना है। गजाधर बाबू वैसे तो घर के मुखिया हैं और परंपरागत दृष्टि से देखने पर उनकी इच्छा और आदेश ही पूरे परिवार के लिए सर्वमान्य होने चाहिए, और इसका प्रयत्न भी वे करते हैं कि घर के सभी सदस्य उनके कहे अनुसार चलें, लेकिन ऐसा होता नहीं। उनके आदेश देने के प्रयासों को घर के अन्य सदस्य बहुत पसंद नहीं करते, बल्कि अपने अपने ढंग से उनका विरोध भी करते हैं। और इतना ही नहीं, उनका घर में रहना भी शेष सदस्यों को अखरने लगता है। कहानी यह स्पष्ट नहीं करती कि पत्नी और बच्चों का बदला हुआ व्यवहार किस वजह से है, अपने परिवार से दूर रहने के कारण अथवा परिवार के बदलते ढांचे के कारण। मित्रों, गजाधर बाबू कठोर प्रवृत्ति के नहीं, वरन सहृदय और संवेदनशील व्यक्ति थे। अपने घर परिवार के सदस्यों के प्रति ही नहीं, उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों के प्रति भी वे स्नेह का भाव रखते हैं। इसका पता हमें कहानी के प्रारंभिक अंश में ही चल जाता है, जब वे गणेशी से उसकी पुत्री का शीघ्र विवाह करने के लिए कहते हैं और अंत तक उसे बहुत ही प्रेम से वे याद करते हैं, चाहे उसका नाश्ता बनाना हो या समय पर सभी कार्य करना हो। अपनी पत्नी के प्रति भी उनके मन में गहरा लगाव है। नौकरी से रिटायर होने के बाद जल्दी से घर पहुंचने की इच्छा के पीछे अपनी पत्नी के प्रति उनका यह लगाव ही है। पत्नी को लेकर अनेक मधुर स्मृतियां उनके मन में बसी हुई हैं। बच्चों के प्रति भी उनके मन में स्नेह का भाव है। घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी का बोध है और इसी कारण वे बच्चों को टोकते हैं, लेकिन उनकी इस भावना को बच्चे नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि पिता उन पर शासन करने का प्रयास कर रहे हैं। माता पिता और बच्चों में जिस तरह का संवाद होना चाहिए, उसका अभाव नजर आता है। उन्होंने जब अपनी बेटी बसंती को अपनी पत्नी के काम का बोझ हल्का करने के लिए
कहा कि बहू सुबह का खाना बनाएगी और बसंती शाम का खाना बनाएगी, तो बसंती उनका विरोध करती है कि उसे कॉलेज भी जाना होता है। लेकिन पिता उसे समझाते हुए तर्क देते हैं कि तुम सवेरे पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई, उसके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम और भाभी दोनों मिलकर उनके काम में हाथ बटाओ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब एक दिन बसंती को गजाधर बाबू शीला के घर जाते हुए देखते हैं, तो उसे जाने से रोक देते हैं। इस पर बेटी नाराज हो जाती है और खाना पीना छोड़ देती है। मित्रों, पूरा घटनाक्रम गजाधर बाबू की व्यक्तित्व की दो कमजोरियां दर्शाता है। उनका जीवन संबंधी नजरिया परंपरावादी है। उनका मानना है कि स्त्रियों का कर्तव्य घर में रहना और घर के काम में हाथ बटाना है। पढ़ाई उनके लिए इतनी जरूरी नहीं है, उनको ज्यादा स्वतंत्रता देना उचित नहीं है। यही नजरिया उनकी पत्नी का भी है और इसी कारण वह अपने पति से शिकायत भी करती हैं, लेकिन उसने बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने को समायोजित कर लिया है। जबकि पिता में वैसा लचीलापन नहीं है जो एक पिता में होना चाहिए। गजाधर बाबू अपनी बेटी पर आदेश चलाते हैं, बहू और पत्नी से भी उनकी अपेक्षाएं हैं, लेकिन बेटों को वे कुछ नहीं कहते। बसंती के बनाए खाने पर छोटा बेटा यह टिप्पणी करते हुए खाना छोड़कर उठ जाता है कि मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, लेकिन बेटे के ऐसे व्यवहार पर गजाधर बाबू उससे कुछ नहीं कहते। बेटी की ही शिकायत पत्नी से करते हैं कि इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया। बेटे और बेटी के बीच फर्क करने का जो रूढ़िवादी नजरिया है, वह गजाधर बाबू के पूरे व्यवहार में झलकता है। मित्रों, गजाधर बाबू के अतिरिक्त अन्य जिन पात्रों का उल्लेख कहानी में आता है, वे सभी गजाधर बाबू के माध्यम से ही हमारे सामने प्रकट होते हैं। चाहे उनकी पत्नी हो, उनके बच्चे हों या उनका नौकर, ये सभी कहानी की परिधि में चक्कर लगाते हैं। केंद्र में केवल गजाधर बाबू ही बने रहते हैं। गजाधर बाबू की तरह उनकी पत्नी भी परंपरावादी है, लेकिन पति से अलग बच्चों के साथ रहने की उसकी लंबी आदत ने उसे अपने पति से कुछ हद तक उदासीन बना दिया है। और ऐसा होना बहुत स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। बच्चों द्वारा पिता को एक अवांछित मेहमान की तरह देखना भी अतिरंजनापूर्ण लगता है। ऐसा लगता है कि कहानीकार की सहानुभूति केवल गजाधर बाबू के प्रति है, शेष पात्रों को समझने का प्रयास दिखाई नहीं देता। शेष पात्रों की चरित्रगत विशेषताएं कहानी में इस रूप में आती हैं कि स्वयं गजाधर बाबू उन्हें किस रूप में देखते हैं। मित्रों, वापसी नई कहानी के दौर की एक महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी एक वृद्ध व्यक्ति के अकेलेपन, अपने ही घर परिवार से अलगाव और उसकी आंतरिक पीड़ा को व्यक्त करने में कामयाब है। पाठक गजाधर बाबू के साथ तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं। कहानी पाठकों पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की कहानी वापसी, जिसकी लेखिका हैं उषा प्रियंवदा। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।